हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे। तो इस कोरोना में हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑप्शनल राजनीति विज्ञान का प्लेटो थिंकर हमने शुरुआत किया है। तो प्लेटो को देख रहे थे, तो देखते समय हमने बार बार सुकरात के विचार देखने को मिल रहा था। तो एक्चुअल में प्लेटो सुकरात के विचार को ही आगे बढ़ा रहा है। उनकी मूल मान्यताएं सुकराती है। तो हमने सोचा एक क्लास सुकरात पर भी ले लेते हैं। एक्चुअल में हमारे सिलेबस में सुकरात पढ़ना नहीं है, लेकिन हम इसलिए पढ़ते हैं कि प्लेटो को समझने में आसानी होगी और आंसर राइटिंग करते समय हमें उनके पहले के विचारक बाद के विचारक में तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना पड़ता है। क्वेश्चन भी हमें तुलनात्मक रूप से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमें उनके गुरु और विचारक जो उनके रिपब्लिक में भी अंकित किए हुए हैं, सुकरात को देख लेते हैं कि सुकरात के विचार क्या है, उनके क्या कहना है, उनके विचार को ये कैसे आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि प्लेटो को अच्छे से समझ सके। तो देखते हैं सुकरात को। हमने पहले क्लास में प्लेटो पर सुकरात के प्रभाव को पढ़ चुका था और रिपब्लिक को भी पढ़े थे। रिपब्लिक सद्गुण के स्वरूप हमने देख लिए थे। तो एक्चुअल में सद्गुण ये सुकरात के विचार को ही आगे बढ़ाते हैं। सद्गुण ज्ञान है, इनका सुकरात भी ज्ञान की खोज में है। तो वो एक खोजी प्रवृत्ति के दार्शनिक है। तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। सुकरात सत्य की खोज में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक साधक की तरह लगा दिया और जब कानून के विरुद्ध कार्य करने का अभियोग लगाकर एथेंस ने उसे प्राणदंड स्वीकार न करते हुए उसे विष पान कर जीवन का बलि दे देना श्रेयस्कर समझा। जब उसके साथियों ने उसे कारागार से भागने के लिए कहा तो उसने गंभीर शब्दों में उन्हें समझाया, यह सच है कि कानून मुझे क्षति पहुंचाई है, पर मैं केवल एक ही व्यक्ति हूं और इसीलिए अनुचित दंड का प्रभाव केवल मुझ पर ही पड़ रहा है। यदि मैं कारागार से भागूं तो कानून और एथेंस दोनों को क्षति पहुंचेगी। तो हमने देखे कि उनको कानून के प्रति कितनी अगाध श्रद्धा थी। कानून उनके लिए सर्वोच्च था। तो कानून को वो सारे बुद्धिजीवियों का विचार मानते हैं। तो एक्चुअल में अगर आप कानून को इतना सम्मान देते हैं तो कानून बनाने वाला भी सम्मानित होना चाहिए, उनके हाथों द्वारा होना चाहिए, ज्ञानी व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए। ये उनके लिए उनका सुझाव है, विचार है। तो ज्ञानी व्यक्तियों द्वारा ही कानून बने, उनपे उनके क्या विचार है, उसके लिए क्या राजनीतिक कल्पना की है, उसको हम आगे देखते हैं। उसने अपने श्रोताओं को कभी कभी कुछ नवीन बातें सिखाने का दावा नहीं किया। इसके विपरीत वह यहां तक कहा करते थे कि वह एक बात जानता है कि वह कुछ नहीं जानता। वो अपने बारे में कहा करते थे, वह एक बात जानता है
कि मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात का उद्देश्य तो नकारात्मक रूप से दूसरों के अज्ञान का भंडाफोड़ करना था और धनात्मक रूप से उसके सत्य अनुसंधान करना था। तो इस सत्य की खोज में उन्होंने सारा जीवन लगा दिया और सत्य को उन्होंने सिद्ध माना और असत्य को पाप। तो सुकरात का दर्शन सिद्धांत है ज्ञान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। सुकरात ने जिस प्रकार प्रश्नोत्तर और परिभाषाओं की नई पत्ती अपनाई, वह नए सिद्धांत को जन्म दिया जिसे ज्ञान के द्वय सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ टू नॉलेज। तो ज्ञान के दो सिद्धांत हैं, ये बाह्य ज्ञान है और वास्तविक ज्ञान। तो उन्होंने ज्ञान के दो सिद्धांत दिए हैं, एक बाह्य ज्ञान और दूसरा वास्तविक ज्ञान। बाह्य ज्ञान को उन्होंने परिवर्तनशील माना है और वास्तविक ज्ञान को अस्थायी ज्ञान के रूप में माना है। तो बाह्य ज्ञान लोक व्यवहार पर निर्भर करता है, ये इंद्रिय ज्ञान की संज्ञा दी गई है। इंद्रिय ज्ञान वह है जिसका मनुष्य इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है। सुकरात के अनुसार ऐसे ज्ञान का कोई आधार नहीं है, इसमें परिवर्तनशील और अदल बदल स्वरूप होते रहते हैं। यह ज्ञान नश्वर और परिवर्तनशील होते हैं क्योंकि सभी भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं। वास्तव में यह ज्ञान का एक आवरण मात्र है जो यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। सुकरात के इस विश्वास के विपरीत सोफिस्टों की दृष्टि केवल इंद्रियों से अनुभूत होने वाले बाह्य जगत तक ही सीमित थी और वे इसी को अंतिम मानते थे। ये सुकरात का बाह्य ज्ञान है और जो कि वास्तविक ज्ञान नहीं मानते थे, उनके अनुसार वास्तविक ज्ञान वो है जो कार्य कारण संबंध का ज्ञान है। इस पर मनुष्य का अधिकार अस्थायी ज्ञान की सृष्टि करता है। सुकरात के अनुसार यह ज्ञान सार्वजनिक एवं सर्वकालिक है। सुकरात का यह मत था कि विश्व के समस्त भौतिक पदार्थों के पीछे एक और तत्व छिपा है। सभी भौतिक वस्तुएं किसी न किसी ऐसे विचार का प्रतिनिधित्व करती है जो शाश्वत, अनश्वर तथा अटल है। इसी विचार का सत्ता साक्षात्कार करना प्रत्येक मानव का चरम लक्ष्य है। इसी ज्ञान को सुकरात ने वास्तविक सत्य या यथार्थ ज्ञान के रूप में पुकारा है। हम ज्ञानेंद्रियों के साथ द्वारा जो ज्ञान अनुभव करते हैं, जैसे पेंसिल, कलम, बोर्ड, कमरे, ये इंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान अनुभव करते हैं, ये बाह्य ज्ञान है। ये अस्थायी नहीं है क्योंकि ये परिवर्तनशील है, कल खत्म हो जाएगा, कल मिट जाएगा। लेकिन वास्तविक ज्ञान जो ये भौतिक पदार्थ है, उसके पीछे कुछ सार तत्व हैं। उस सार तत्व को
वास्तविक ज्ञान कहते हैं। उनका कहना है किसी वस्तुएं किसी न किसी ऐसे विचार का या सत्ता का प्रतिनिधित्व करती है जो शाश्वत, अनश्वर तथा अटल है। ये भौतिक वस्तुएं परिवर्तनशील है, नश्वर है, लेकिन इसके पीछे एक विचार की सत्ता है, एक पीछे तत्व है, कोई न कोई तत्व है। जैसे कि ये कलम मिट जाती है लेकिन एक इसके विचार, इनके आकार मेरे दिमाग में बने रहते हैं, तो उसके विचार अस्थायी है। वो ज्ञान को वास्तविक ज्ञान कहते हैं। तो वास्तविक ज्ञान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, यही उनका वास्तविक ज्ञान है, ट्रू नॉलेज है। अब आगे देखते हैं अरस्तु का सुकरात का ज्ञान गुण है। उनका कथन है ज्ञान गुण है, वर्च्यू इज नॉलेज। सुकरात का दर्शन का दूसरा बड़ा सिद्धांत यह था कि ज्ञान साधुता या गुण में कोई अंतर नहीं है। उसके अनुसार ज्ञान ही धर्म है और अज्ञान पाप। सुकरात के सत्य ज्ञान को ही शिवम अथवा सद्गुण के नाम से पुकारा है। उनका कहना था कि केवल वही ज्ञान वास्तविक सत्य और चिरंतन होगा जो सत्य की कसौटी पर खरा उतरे। जो सत्य इस प्रकार खरा उतरेगा वह अवश्य ही कल्याणकारी होगा। उनके अनुसार वास्तविक ज्ञान, सत्य ज्ञान कल्याणकारी होता है, अवास्तविक ज्ञान कल्याणकारी नहीं होता है। ये इनका ज्ञान पे कहना है। सुकरात के अनुसार मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। उसे बुद्धि से ही जो सत्य ज्ञान प्राप्त होता है उस पर उसे आचरण करना चाहिए। आचरण के बिना ज्ञान निरर्थक और निष्फल है। सुकरात के ज्ञान एक बौद्धिक विश्वास मात्र न होकर संपूर्ण हृदय और आत्मा की एक अनुभूति थी। उनका ज्ञान एक बौद्धिक विश्वास, बौद्धिक जुगाली जो मात्र न होकर इसे आचरण में प्रयोग करना ही ज्ञान है, न कि बौद्धिक जिज्ञासा मात्र। बौद्धिक जिज्ञासा को शांत करना उनका ज्ञान नहीं है, बल्कि उनको ज्ञान व्यवहार में लाना, आचरण में प्रयोग करना उनका ज्ञान है। उनका ज्ञान एक बौद्धिक विश्वास मात्र न होकर संपूर्ण हृदय और आत्मा की एक ऐसी अनुभूति थी जो आत्मा को आलोकित करता है। इस प्रकार मानववादी के रूप में सुकरात ने नैतिकता के मार्ग को ज्ञान का विषय बनाया। ज्ञान का विषय उन्होंने नैतिकता को बनाया, न कि बौद्धिक विश्वास मात्र को। नैतिकता का मतलब है कि हम जिसे व्यवहार में लाते हैं, विचारों को। सुकरात का राजनीतिक विचार, सुकरात का जो राजनीति पे विचार है वो प्लेटो में दिखता है। सुकरात के छाप प्लेटो पे हर जगह है। तो सुकरात के विचार को हम राजनीतिक विचार के रूप में देखते हैं। राजनीति पे उनका क्या कहना है? सुकरात के राजनीतिक विचारकों का जन्म उनके नैतिक तथा ज्ञान संबंधी विचारों से हुआ है। सुकरात के राजनीतिक विचारों का जन्म नैतिक तथा ज्ञान संबंधी विचारों से हुआ है। वह राजनीति को एक कला मानता था, सोफिस्टों की भांति कोई व्यवस्था नहीं मानता था। कला मतलब हुआ उनके अनुसार कला इसलिए है कि इसमें एक ऐसी विशेष निपुणता की आवश्यकता होती है। इस कला को केवल ज्ञानी व्यक्ति ही सीख सकता है और उसके आधार पर वही शासन कर सकता है। इसके अनुसार राजनीति विशेषज्ञों का क्षेत्र है, जिसके निर्णय बहुसंख्यक द्वारा करना एक भयानक भूल होगी।
उसने लोकतंत्र को कटाक्ष करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में बहुसंख्यकों की भीड़ होती है, तो बहुसंख्यकों द्वारा शासन करना एक अनैतिक काम है। वो नैतिक काम जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, पंडित हैं, उन्हीं के हाथ में देना चाहते हैं। सुकरात द्वारा एथेनियन जनतंत्र की आलोचना निम्न प्रकार से की जाती है। इनकी 2-3 आलोचनाएं हैं, उनको देखते हैं। एथेंस में प्रशासनिक अधिकारियों, सेनापतियों तथा न्यायाधीशों का चुनाव लॉटरी या पर्ची के द्वारा हुआ करता था। यह व्यवस्था के फलस्वरूप आयोग और साधारण व्यक्ति भी राज्य के उच्चतम पदों पर पहुंच जाते थे। वे कभी कभी राज्य के लिए संकट बन सकते थे। अतः सुकरात ने ज्ञान व्यवस्था का विरोध करते हुए सुकरात ने इस व्यवस्था का विरोध करते हुए लोकतंत्र की इस प्रणाली को सर्वथा अनुचित बतलाया। एथेंस में लॉटरी द्वारा अधिकारियों का चुनाव होता था। उसके लिए हर एक व्यक्ति योग्य होता था। वो कोई भी उसके लिए चुना जा सकता था। तो उनपे वो कहना है कि ये सामान्यों का काम नहीं है, विशेषज्ञों का काम है, इसलिए विशेषज्ञों का उसमें स्थान देना चाहिए। यह कहते हुए उन्होंने जनतंत्र का विरोध किया था। एथेंस में जनसाधारण को यह स्थिति प्राप्त थी जो सार्वजनिक मामलों के विशेषज्ञ राजनीति को मिली हुई थी। दोनों को वोट डालने का समान अधिकार था। इसका सुकरात ने घोर विरोध किया था। तीसरा पॉइंट, सुकरात ने तत्कालीन लोकतंत्र को इस दृष्टि से भी विरोध किया कि उसमें राजनीतिक न्याय संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों की उपेक्षा करते हुए सामान्य जनता को प्रसन्न करने के लिए सस्ते कर्मों में लगे रहते थे, जो आगे चलकर राज्य और समाज के पतन और विनाश का कारण बनता है। सुकरात का कहना है कि लोकतंत्र में सभी योग्य होते हैं शासन करने के लिए, इसलिए उनका ध्यान राजनीतिक न्याय पे नहीं जाता है, बल्कि उसकी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने पे जाता है। साधारण काम में लोग व्यस्त रहते हैं और राजनीतिक न्याय से उनका विशेष संबंध नहीं होता है। इसके कारण राज्य और समाज को हानि होती है और एक दिन पतन का मुंह देखना पड़ता है। इसीलिए पतन से बचाने के लिए इस कार्य को वो एक विशेषज्ञ के हाथ में देना चाहते हैं। अगली उनकी आलोचना है, सुकरात की मान्यता थी कि जब हम जूते की मरम्मत के लिए मोची और लकड़ी के सामान की मरम्मत के लिए बढ़ई की आवश्यकता समझते हैं, तो फिर राज्य का संचालन करने के लिए प्रशासनिक कला में दक्ष व्यक्ति को ही क्यों न आमंत्रित करते हैं। सुकरात राजनीतिज्ञों के लिए 2 गुण आवश्यक मानता था, एक जनहितैषी होना, दूसरा बौद्धिक होना। तो ये सुकरात द्वारा तत्कालीन एथेंस के राजनीतिक प्रणाली पे आलोचना है और उस समय प्रचलित लोकतंत्र के विरुद्ध उनकी आलोचना है, जो कि इसे राजनीतिक प्रणाली में सुधार के आगे काफी प्रयास हुए और इस पर विचार हुए। तो प्लेटो को इसी विचार को आगे विकास के रूप में देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे क्लास में प्लेटो जारी रहेगा, उनका रिपब्लिक देखेंगे, उसके बाद और आगे की जो सिद्धांत है और क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।